नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब और कितना करना होगा इंतजार? राजस्थान को ऑक्सीजन के लिए कितना इंतजार करना होगा, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 दिन पहले की थी प्रधानमंत्री मोदी से बात और अभी भी ये सवाल खड़ा है कि आखिर राजस्थान को ऑक्सीजन के लिए कितना इंतजार करना होगा। 2 दिन पहले पीएम से बातचीत हुई थी सीएम की। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद गहलोत लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और इसी सिलसिले में कल गृह मंत्री अमित शाह से हुई गहलोत की बात। राजीव गाबा, पीके मिश्रा और अजीत डोभाल से भी संपर्क किया था सीएम ने। सभी से प्रदेश में ऑक्सीजन और दवा आपूर्ति को लेकर बात हुई थी। फोन पर हुई बात में अमित शाह ने 24 घंटे में ऑक्सीजन आपूर्ति का भरोसा दिलाया था और इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने 2 बार ओम बिरला से भी बात की। कल गृह मंत्री से वार्ता हुई और गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है, भरोसा दिलाया गया। जल्द से जल्द प्रदेश में ऑक्सीजन और दवा सप्लाई की बात कही गई। ओम बिरला की तरफ से भी कल उनसे भी बातचीत हुई। आज गृह मंत्री अमित शाह होंगे कैबिनेट बैठक में शामिल और बैठक में राजस्थान को लेकर भी कई लगातार मंथन किए जा रहे हैं। राजस्थान में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर लगातार की जा रही ऑक्सीजन की डिमांड और प्रदेश में इस समय लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। 1,70,000 एक्टिव केस हैं और केंद्र के फॉर्मूले के अनुसार एक्टिव केस के 12% मरीजों को मिलनी है ऑक्सीजन और 1% को मिलनी है 2.5 सिलेंडर ऑक्सीजन। ऐसे में राजस्थान को 466 मीट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, लेकिन राजस्थान में हो रही इस समय 265 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति और फिलहाल राजस्थान में प्रतिदिन कम पड़ रही 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन और संभवतः 1 सप्ताह बाद 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की राजस्थान में होगी डिमांड और इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि लगातार जो इंतजार है वो बरकरार है। अब आंकड़ों के अनुसार केंद्र से जल्द प्रदेश में होनी है ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और मुख्यमंत्री गहलोत को है जल्द से जल्द प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की उम्मीद और लगातार ये कहा भी जा रहा है कि जो उम्मीद है वो पूरी होगी। गहलोत लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव हैं लेकिन आइसोलेशन में भी रहकर राजस्थान के ताजा हालात पर लगातार नजर है। प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, उसके बाद गृह मंत्री से चर्चा हुई, ओम बिरला से भी बातचीत की और लगातार बैठकों का दौर पे चल रहा है। दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर इसी खबर पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार जो इंतजार है वो बरकरार है, हालांकि खुद आइसोलेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लेकिन बातचीत का दौर उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा, क्या खबर? देखिए, मैं आज सरकारों की बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं डेटा की बात करना चाहती हूँ। डेटा के हिसाब से खुद केंद्र सरकार ने ये बात कही थी कि जितने लोग संक्रमित हैं, एक्टिव केसेस हैं, उनमें से 12% लोगों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए और एक आदमी को, एक पेशेंट को ठीक होने के लिए 2.5 सिलेंडर, डी टाइप का 2.5 सिलेंडर की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करी और उस पूरे पैटर्न के हिसाब से 12% एक्टिव केसेस के 12% लोगों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन करीबन आधा भी उसका, जैसे अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, ऐसे आपने कहा भी है कि 44 जो है मैट्रिक मिल रहे हैं। मैं आपको एक बार उसका आंकड़े एक बार फिर बताना चाहूंगी कि 466 मैट्रिक टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और राजस्थान में 265 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि अभी भी राजस्थान में 201 मैट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रहा है। और ये तब है जब खुद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है कि किसी भी राज्य में जितने एक्टिव केसेस हैं उसके 12% मरीजों को ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए, केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। ऐसे में जो हाहाकार हम राजस्थान में देख रहे हैं, देखिए इससे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में राजस्थान वो राज्य है जिसमें 5% एक्टिव केसेस हैं, लेकिन ऑक्सीजन एलोकेशन केवल 1.6% है। तो ऐसे में राजस्थान को जल्द से जल्द उसके हक की ऑक्सीजन मिलने बहुत जरूरी है, नहीं तो जिस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है, हमारे मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि क्योंकि हमारे पास कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो रही हैं, तो अगले हफ्ते तक 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी और अभी हम ऑलरेडी 201 मैट्रिक टन शॉर्टफॉल में चल रहे हैं। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपर्क में है और अमित शाह का भी रिस्पॉन्स बेहद अच्छा आया। उन्होंने ये कहा कि आप केवल, जो हमारे दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने यही कहा कि केवल आज का समय दीजिए, कल बड़ी बैठक होगी। उम्मीद है कि आज उस बैठक में, दिल्ली में जो बैठक होगी सभी राज्यों को लेकर और खास तौर पे उन बड़े 5 राज्यों को लेकर जहां पर स्थिति बहुत गंभीर है, तो उसमें से राजस्थान भी आता है। अशोक गहलोत ने खुद तमाम जो देश के 5 बड़े दिग्गज हैं केंद्र सरकार के, उनसे बात करी। इनफैक्ट
ओम बिरला से भी लगातार संपर्क में और बार बार उस चीज को ले रहे, क्योंकि 3 दिन पहले 3 मंत्री पहुंचे थे, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, उस समय भी पूरा एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। अदिति, जाहिर तौर पर कैबिनेट की बैठक, जैसे कि आपने भी कहा कि कैबिनेट की बैठक में हो सकता है राजस्थान को लेकर कोई सकारात्मक खबर वहां से निकलकर सामने आए, क्योंकि ये कवायद ही होगी जो लगातार की भी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। पहले प्रधानमंत्री से लगातार वो बातचीत भी करते रहे, आंकड़ों को लेकर भी वो फीडबैक देते रहे, जो कमी है उसको लेकर भी बताते रहे, गृह मंत्री से भी चर्चा हुई, ओम बिरला से भी बातचीत की। अब अगर सकारात्मक कोई फैसला आता है कैबिनेट की बैठक से निकलकर राजस्थान के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ सीएम की वजह से? देखिए, बात में यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल बात आज ये नहीं कहूंगी, क्योंकि जिस तरह से देश और राजस्थान में त्राहिमाम मचा हुआ है, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार इसीलिए, क्योंकि अब एक समय ऐसा आ गया जहां पर अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा, केवल बजाय कि केंद्र मदद करे, और केंद्र आउट ऑफ द वे जाके मदद ना करे, केंद्र वो मदद करे जो उन्होंने कही हुई है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई बात, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के मुखिया हैं और जाहिर तौर पे अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, खुद चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेशन में हैं, लेकिन देश में, राजस्थान में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता भी स्वाभाविक है और उनकी जिम्मेदारी भी स्वाभाविक है। ऐसे में खुद उन्होंने कल जो है अजीत डोभाल से बात करी, उन्होंने राजीव गाबा से बात करी, उन्होंने अमित शाह से बात करी, पीके मिश्रा, शायद ये लोग वो हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर तमाम चीजों में आज देश में उस पायदान पर हैं जो कुछ भी चाहे कराना संभव हो सकता है। मैं मानती हूं कि केंद्र सरकार के सामने ही बड़ी चुनौती है और केंद्र सरकार भी वॉर स्तर पर ऑक्सीजन देश विदेश से मंगा रही है और सप्लाई में कोशिश कर रही है, लेकिन क्योंकि बात राजस्थान की है और लगातार 5-6 दिन से ऑक्सीजन के सप्लाई को लेकर, डिमांड को लेकर बातचीत चल रही है, ऐसे में 48 घंटे भी बहुत ज्यादा समय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से 2-2 मिनट में लोग और परिवार अपने परिजनों को खो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि केंद्र सरकार अब राजस्थान की राज्य सरकार है, राजस्थान की जनता की स्थिति को समझे, देखे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए, ये कोशिश लगातार की जा रही है सूबे की सरकार की तरफ से भी, और उसी कवायद में ये बड़ा फैसला भी आज उम्मीद हम कर रहे हैं कि फैसला कोई निकलकर सामने आएगा। लेकिन उसके इतर, क्योंकि 45+ को अभी वैक्सीनेट किया जा रहा है, अब उम्मीद ये है कि 18+ वालों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन वो वैक्सीन भी कैसे लगेगी, इसको लेकर भी बड़ा सवाल, क्योंकि डोज तो पहले ही कम है 45+ के लिए, अब एक चुनौती वो भी बड़ी सामने खड़ी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि केवल 3 ही ऑप्शन है, मरीजों को ऑक्सीजन देना और जो ठीक है उनको वैक्सीनेशन देना। शायद यही 2 तरीके हैं जिससे हम उस आंकड़ों में कमी ला सकते हैं और राजस्थान प्रदेश में उन मौत के आंकड़ों में कमी ला सकते हैं, लोगों को इन्फेक्शन और इस त्राहिमाम से बचा सकते हैं। लेकिन अभी 5 दिन से जो इमरजेंसी राजस्थान के ऊपर है, जहां पर हम लोग अपनी आंखों के सामने उस मौत के आंकड़े को या लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल इन्फेक्टेड होने के बावजूद इस बात की चिंता में थे कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, इसीलिए कोरोना के इस महामारी के बीच उन्होंने 3 मंत्रियों को भेजा कि जब दिल्ली जाएंगे तो उसकी गंभीरता समझ में आएगी। ऐसे में अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए लगातार शायद राज्य सरकार संपर्क में है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत कर रही है और केंद्र की तरफ से भी रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। केंद्र भी कह रहा है कि हम कोशिश करते हैं, केंद्र की भी कुछ लिमिटेशन होंगी, लेकिन उसके अलावा हम जाएं किसके पास? राज्य सरकार हो, चाहे राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, देश की कोई भी सरकार हो, वो केंद्र सरकार के अलावा किसके पास जाएगी? ऐसे में जो उनकी खुद के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, प्रोमिसेस हैं कि एक्टिव केसेस के 12% लोगों को ऑक्सीजन दिलाना हमारा काम है, तो वो राजस्थान केवल अपना उस हक को मांग रहा है कि 12% एक्टिव जितने भी केसेस हैं उसके 12% लोगों को, जो आपकी खुद की गाइडलाइन है, उसको ऑक्सीजन दिया जाए, यानी कि 466 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराया जाए, जो आज 265 मैट्रिक टन है। तो राजस्थान अपना हक मांग रहा है, उसके आउट ऑफ द वे कुछ नहीं मांग रहा, और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द वो जो 201 मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है उसे पूरा करे। ये पर डे का है, आप समझ रही हैं, ये पर डे का है, यानी कि हर रोज 466 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना होगा, और अगर देरी हुई तो शायद अगले हफ्ते से राजस्थान 500 मैट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन मांगने की स्थिति में होगा, जो कि और भी भयानक तस्वीर। बिल्कुल मुकम्मल ऑक्सीजन मिले, ये कोशिश लगातार राज्य की सरकार की भी है और उम्मीद यही कि केंद्र से साथ मिलेगा और आज बैठक जो हो रही है उसमें से भी कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा और ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान ना जाए, ये कोशिश होनी चाहिए सरकारों की, वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीएम गहलोत का बड़ा फैसला है।
मेडिकल ऑक्सीजन उद्योगों को राज्य में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले उद्यमों को विभिन्न परिलाभ एवं सुविधाएं, साथ में 1 करोड़ का निवेश कर 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। और साथ ही प्रारंभिक 3 वर्षों में नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की जाएगी। और राज्य सरकार के संबंधित विभागों की नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट, विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली तथा पानी कनेक्शन की व्यवस्थाएं और शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार विशेष सहयोग देगी। प्लांट, मशीनरी, अन्य उपकरणों पर व्यय के 25% राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में 2 किस्तों में दी जाएगी। और अनुदान की पहली किस्त प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। और साथ ही दूसरी किस्त भी लगातार आगे जो प्रोसीजर चलेगा या फिर प्रक्रिया बढ़ेगी उसके बाद दी जाएगी। ये बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है। साफ तौर से जिसकी कमी लगातार महसूस की गई थी उसी कमी को ध्यान में रखकर अशोक गहलोत का बड़ा फैसला भी है। अनुदान की पहली किस्त जो है प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। साथ में दूसरी किस्त उत्पादन प्रारंभ करने के बाद निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर लगातार फोकस भी है, लगातार विचार भी किया जा रहा है, मंथन लगातार हो रहा है, सीएम स्तर पर लगातार इस पर निगरानी भी। और उसी के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। मेडिकल ऑक्सीजन उद्योगों को राज्य में विशेष पैकेज की घोषणा की गई है सीएम की तरफ से। और नया निवेश कर मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले उद्यमों को अलग अलग परिलाभ और सुविधाएं मिलेंगे। 1 करोड़ का निवेश कर 30 सितंबर 2021 तक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक होगा। और प्रारंभिक 3 वर्षों में नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के नियामक स्वीकृतियों और निरीक्षणों से छूट, विभागों से भी जरूरी स्वीकृतियां दिलवाने, बिजली तथा पानी कनेक्शन की व्यवस्थाएं और शीघ्र उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार विशेष पैकेज देगी। प्लांट, मशीनरी और साथ में अन्य उपकरणों पर व्यय के 25% राशि पूंजीगत अनुदान के रूप में 2 किस्तों में दी जाएगी। अनुदान की पहली किस्त जो होगी वो प्लांट, मशीनरी या उपकरण खरीद के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी। साथ में दूसरी किस्त उत्पादन प्रारंभ करने के बाद निवेश के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। पोर्टल पर बेड उपलब्ध हैं, अस्पतालों में जवाब नो बेड। अब ये संकट भी लोगों के सामने खड़ा है, वो मरीज हो या फिर तीमारदार हो, जो परिजन है वो बेहद परेशान है। पोर्टल पर अगर देखते हैं तो बेड को अवेलेबल बताया जाता है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर नो बेड कहा जाता है। कोरोना मरीजों के लिए शुरू बेड इंफॉर्मेशन पोर्टल की सच्चाई। और साथ ही हाल ही में चिकित्सा विभाग और DOIT ने बनाया पोर्टल पर सुबह 9 बजे तक सामान्य श्रेणी के 1383 बेड खाली और 107 ऑक्सीजन बेड खाली, 37 ICU बेड भी दर्शाए गए खाली। और साथ ही हालांकि पोर्टल पर 97 अस्पतालों में से एक में भी खाली नहीं है वेंटिलेटर। सभी 609 बेड पर पहले से मरीज बताए जा रहे भर्ती, लेकिन मरीज ऑक्सीजन बेड के लिए अस्पतालों में संपर्क कर रहे हैं। तो अधिकांश जगह से बेड उपलब्ध नहीं होने का रिप्लाई उनको मिल रहा है। और साथ ही कईयों का तो एक ही जवाब है कि ऑक्सीजन ही नहीं तो बेड कैसे करें आवंटित। अब ये जो गफलत है वो आखिर कैसे हो रही है। पोर्टल पर अगर लोग देखते हैं तो वहां पर अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबल बताया जाता है, लेकिन जब अस्पतालों का रुख करते हैं तीमारदार तो वहां पर उनको निराशा ही हाथ लगती है। पोर्टल पर बेड है लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है। कोरोना मरीजों के लिए शुरू बेड इंफॉर्मेशन पोर्टल की सच्चाई भी सामने आ गई है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, ये पूरी गफलत ऐसे हालात में कैसे हो रही है, क्योंकि पोर्टल पर अगर देखते हैं तो बेड है लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसे में जो पोर्टल है उसको लेकर ही कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल दीपा, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मरीजों के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई थी और ये व्यवस्था बहुत ही पुख्ता व्यवस्था शुरू की गई ताकि मरीज को सीधे जो जिस अस्पताल में बेड खाली है उसी अस्पताल में जो हाल मिले। लेकिन जिस तरह जो बेड की सूचनाएं मिल रही है उन सूचनाओं को मिलने के साथ जो गफलत है वो काफी दिक्कतें पैदा कर रही है। हम बात करें आज सुबह की तो अस्पताल के अंदर जो 97 अस्पतालों की सूचना लगी हुई है उनमें से अधिकांश अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन बेड की अवेलेबिलिटी जो है वो बताई जा रही है। लेकिन अगर अस्पताल के अंदर सूचना की जाती है तो वहां पर बेड अवेलेबल नहीं बताए जा रहे हैं। जिस मरीज और उनके परिजन अगर वहाँ संपर्क करते हैं तो उनको साफ मना कर दिया जाता है कि अगर ऑक्सीजन बेड नहीं है। और एक जगह तो यहाँ तक जवाब मिलता है कि जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो बेड का हम कैसे व्यवस्था करें। तो इस तरह की दिक्कतें जो है मरीज झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें जो है सामने आ रही है। जी
लेकिन ये दिक्कत सामने नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर सभी की कोशिश भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों को लेकर, क्योंकि लोगों की नज़र लगातार है, लोगों को दिक्कत है, लोग परेशानी में हैं और इसलिए लगातार ये कोशिश भी की जा रही है जो जानकारी उन तक पहुंच रही है वो सही जानकारी हो, ताकि वो मरीज को अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती करवाएं, उसकी जान को बचाई जा सके। ये कोशिश परिजनों की है, तीमारदारों की है और ये कोशिश सरकारों की भी होनी चाहिए और लगातार कोशिश राज्य की सरकार भी कर रही है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जयपुर से खबर है कि ऐसे कैसे जीत पाएंगे हम कोरोना के खिलाफ जंग, क्योंकि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की चर्चा हो रही है। जो जंग है कोरोना के खिलाफ चल रही है उसको कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ भी रहे हैं, लोगों के बीच चर्चाएं भी हैं। सड़क, दफ्तर, अस्पताल, पुलिस, थानों, दुकानों, होटल्स, दूध डेयरी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर स्थान पर लोग कर रहे बढ़ते कोरोना की चर्चा, लेकिन खुद अपनी गलती मानने को लोग तैयार नहीं है। कर्फ्यू के दरमियान भी बिना किसी काम सड़कों पर लोग घूमते हुए दिखाई दिए। सरकार ने दुकानें खोलने का समय निश्चित कर रखा है, निर्धारित कर रखा है और इसके बावजूद भी शटर उठाकर सामान बेचा जा रहा है। कुछ दुकानदार तो ग्राहकों को दुकान के अंदर लेकर नीचे कर देते हैं शटर, ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं और सामान बेचने के साथ ही करते हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण की चर्चा और चर्चा में सरकारों को ठहरा देते हैं बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए दोषी, जिम्मेदार, लेकिन भूल जाते हैं कि वो खुद क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी क्या है। हालांकि बेवजह घूमने वालों, समय अवधि के बाद भी दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी कोरोना की इस भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं लोग और यही कारण है कि प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है खतरा और कुछ लोगों की नासमझी की वजह से नहीं टूट पा रही संक्रमण की चेन। ऐसे में फर्स्ट इंडिया करता है लोगों से अपने घरों में रहने की अपील। कोरोना की दूसरी लहर है खतरनाक और ऐसे में लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर काम ना हो, अति आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर पर रहें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। अपनों का बहुत ख्याल रखिए। झगड़े के तार जुड़े अपेक्स सर्किल पर दूसरा छोर विधानी में था। बंधुशालाओं वाले महकमे के आज के हाई वोल्टेज झगड़े का दूसरा पहलू ये है। आबकारी निरीक्षक ने आज कई मधुशालाओं पर कार्रवाई की थी और अपेक्स सर्किल पर एक बड़े समूह की दुकान पर हो गया जोरदार ड्रामा और इसी बड़े समूह ने एक दुकान खरीदी थी विधानी ग्राम पंचायत क्षेत्र में, लेकिन ग्रामीण की दुकान पहले से होने से बड़े समूह की दुकान नहीं खुल सकी और विधानी को शहर का हिस्सा नहीं माने जाने से नहीं खुल सकी दुकान। और पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी ग्रामीण वाली दुकान को माना सही और इस फैसले के जरिए बड़े समूह के बजाय दूसरे लाइसेंसी की खुल गई दुकान। अब सयाने लोग इस झगड़े के तार जोड़ रहे उसी दुकान से। काउंटर एफआईआर के बाद अब कार्रवाई पर टिकी हर किसी की निगाहें। पर्यटन निगम को उम्मीद रेलवे निभाएगा बड़े भाई की जिम्मेदारी। अब पर्यटन निगम को इसकी उम्मीद है कि रेलवे बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाएगा। लॉकडाउन के चलते पैलेस ऑन व्हील्स के पिछले सत्र में 7 फेरे हुए थे रद्द और शाही ट्रेन में करीब 553 पर्यटकों की बुकिंग करनी पड़ी थी रद्द और पर्यटन निगम को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान का आकलन है और पर्यटन निगम के एमडी ने
रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। लॉकडाउन के चलते नुकसान की दी जानकारी, रेलवे से 56% हिस्सा राशि नहीं लेने का आग्रह किया और पैलेस ऑन व्हील्स के राजस्व में रेलवे आरटीडीसी की है 56:44 की हिस्सेदारी और सितंबर में अगले सत्र में भी पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। कोरोना ने दिलाई आयुर्वेद की याद, अब सरकार घर घर बांटेगी औषधीय पौधे। 5 करोड़ पौधे के वितरण पर होंगे 210 करोड़ रुपए खर्च। ये पूरा डेटा या फिर आपका ये आंकड़ा तैयार कर लिया गया है। एक परिवार को 4 किस्म के 8 औषधीय पौधे दिए जाएंगे निःशुल्क और पहले फेज में दिए जाएंगे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का लमेक के पौधे और साथ में कुल 3 फेजेस में 5 वर्ष के अंदर योजना पूर्ण होगी, संपन्न होगी। प्रत्येक परिवार को योजना के तहत 3 वर्ष में मिलेंगे 24 प्रजातियों के औषधीय पौधे और पहले फेज के पौधों की जो सही देखभाल करेगा उसे ही अगले फेज में मिलेंगे पौधे और साथ में मॉनसून में वन विभाग प्रत्येक जिले में तैयार करेगा और दिए पौधे और साथ ही इस वर्ष अक्टूबर से घर घर होगा और औषधीय पौधों का वितरण। मेडिकल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको समझनी होगी। मेडिकल में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे की इनसाइड स्टोरी आपके सामने है। बेकाबू कोरोना के मैनेजमेंट के लिए एक स्मार्ट वर्कर की थी तलाश और पावर गैलरी में चर्चा थी कि एसीएस सुधांशु पंत को जिम्मेदारी दी जा सकती है। मेडिकल के लिए फिट माने जा रहे थे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत। हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के लिए उन्हें भेजा गया था दिल्ली और तब इस चर्चा ने पकड़ा था और भी जोर, लेकिन सरकार की सोच निकली अलग। भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में दे चुके 5 साल अपनी सेवाएं भी मौजूदा हालात में विभाग के एक तजुर्बेकार अफसर को जिम्मेदारी देने की थी सोच ताकि तत्काल एक्शन प्लान बनाकर फील्ड में किया जा सके बेहतर काम और इस सोच में पूरी तरीके से फिट बैठ रहे थे पीएसएफ अखिल अरोड़ा और अरोड़ा ने अपने मेडिकल के अल्प कार्यकाल में किया था बेहतर काम। फिर चाहे निजी अस्पतालों के लिए ट्रीटमेंट गाइडलाइन हो या उसकी पालना या फिर सरकारी अस्पतालों में संसाधनों को जरूरत के हिसाब से उपयोग में लेना हो, इन सभी महत्वपूर्ण कामों में सरकार की मंशा पर खरे उतरे थे अखिल अरोड़ा। ऐसे में संकट के दरमियान सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अखिल अरोड़ा पर ही भरोसा जाहिर किया है और प्रमुख वित्त सचिव के साथ ही सौंपा प्रमुख चिकित्सा सचिव का अतिरिक्त जिम्मा भी। अब डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में अखिल अरोड़ा और सिद्धार्थ महाजन की टीम लागू करेगी गहलोत का मैंडेट। कोविड की विषम परिस्थितियों में सीएम गहलोत का संवेदनशील फैसला आपको बताते हैं। कनिष्ठ लिपिक 2018 की प्रतीक्षा सूची से 689 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। ये महत्वपूर्ण खबर है। कोविड की विषम परिस्थितियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी सीएम गहलोत का संवेदनशील निर्णय है। कनिष्ठ लिपिक 2018 की प्रतीक्षा सूची से 689 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलेगी और बेरोजगार आशार्थियों को नियुक्ति देने की दिशा में संवेदनशील फैसला लिया गया। 689 अभ्यर्थियों को वरीयता और मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित कर नियुक्ति देने की मंजूरी दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने अभ्यर्थियों से विकल्प मांगकर उन्हें विभाग आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की है और प्रदेश के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 690 साथ में अनुसूचित क्षेत्र के 13 अभ्यर्थी कुल 703 सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य ग्रहण नहीं करने पर फैसला लिया गया और प्रतीक्षा सूची में से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 677 और अनुसूचित क्षेत्र के 12 अभ्यर्थी कुल 689 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रस्तावित है। निजी अस्पतालों में उपचाररत कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। निजी अस्पतालों में उपचाररत जो कोरोना मरीज है उनको बड़ी राहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझी कोरोना मरीजों की पीड़ा, जो लगातार दरकार भी थी, जो पीड़ा उनकी थी उसको सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने समझी है और साथ ही निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमतें कम की। राज्य सरकार निजी अस्पतालों को उपलब्ध करवा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन और साथ ही अब रेमडेसिविर इंजेक्शन 2340 के बजाय 1342 रुपए में मिलेगा। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड उपलब्ध करवा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन। इंदिरा रसोई योजना में लोगों को राहत देने के लिए बड़ा बदलाव किया गया। अब दानदाता रसोइयों से सीधे ले सकेंगे भोजन के पैकेट। इसके लिए दानदाताओं को संबंधित निकाय में करवाने होंगे बुकिंग। साथ में एक दिन पहले 20 रुपए प्रति पैकेट के अनुसार देनी होगी राशि और इसके बाद रसोई से सीधे भोजन के पैकेट ले सकेंगे दानदाता और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ये व्यवस्था 2 महीने के लिए लागू की और भोजन पैक करने के लिए खाली पैकेट भी उपलब्ध करवाने होंगे और संबंधित दानदाता को ही खाली पैकेट उपलब्ध करवाने होंगे और खाली पैकेट नहीं देने पर दानदाता को रसोई संचालक को देनी होगी राशि और वहीं गरीब का पेट भरने के लिए दानदाता को भटकना नहीं पड़ेगा और इंदिरा रसोइयों में भी अब नहीं पड़ेगा लाभार्थियों का आकार। इंदिरा रसोइयों में जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने के चलते कर रही थी सामना।
कोविड मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल में 1000 बेड रिजर्व। जी हां, कोविड मरीजों के लिए एसएमएस अस्पताल में 1000 बेड रिजर्व। आरयूएचएस अस्पताल के लिए बतौर रेफरल काम करेगा एसएमएस अस्पताल, और यानी सबसे बड़े कोविड अस्पताल आरयूएचएस से रेफर होंगे एसएमएस में मरीज, और इसके लिए एसएमएस में 17 वार्डों के कुल 1000 के आसपास बेड आरक्षित हैं। न्यू मेडिकल आईसीयू, सेतिया आईसीयू, न्यू इमरजेंसी आईसीयू और एडवांस आईसीयू 1 और 2 के 83 बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित हैं। सभी वार्डों का अलग अलग विभागों को सौंपा गया जिम्मा, और ये बड़ी राहत साबित हो सकती है कोविड मरीजों के लिए। प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाओं से जुड़ा ये पूरा मसला है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस इंद्रजीत सिंह की बेंच में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं करने के निर्देश दिए, और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी सरप्लस राज्यों के साथ संपर्क करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता भवनों में जल्द कोविड सेंटर बनाने के संबंध में निर्देश दिए हैं, और महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने कहा सेंटर शुरू करने में 8 से 10 दिन का वक्त लगेगा। और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका और पीसी भंडारी की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और पीसी भंडारी की याचिका पर एडवोकेट टीएन शर्मा ने की पैरवी। जयपुर एयरपोर्ट से आज रिकॉर्ड 16 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। जयपुर एयरपोर्ट से आज फिर से रिकॉर्ड 16 फ्लाइट्स का संचालन रद्द हुआ। कोरोना काल में एक दिन में सर्वाधिक फ्लाइट आज हो रही रद्द, और ये जो परेशानी है वो लगातार बनी हुई है यात्रियों के लिए भी। रात 12:10 पर इंडिगो गोवा की फ्लाइट 6E768 रद्द रही, और सुबह 5:55 पर स्पाइस जेट अमृतसर की फ्लाइट SG3759 रद्द हुई। सुबह 6:05 पर स्पाइस जेट की अहमदाबाद की फ्लाइट SG2948 रद्द हुई, और सुबह 8 बजे स्पाइस जेट मुंबई की फ्लाइट SG279 रद्द करनी पड़ी, और सुबह 8:25 पर इंडिगो की मुंबई फ्लाइट S6E5343 रद्द करनी पड़ी, और साथ ही सुबह 9:30 बजे एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट 9I844 रद्द करनी पड़ी, और सुबह 9:40 पर एयर एशिया मुंबई की फ्लाइट I5942 रद्द करनी पड़ी। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रेडियो फर्स्ट इंडिया के साथ।